ठीक है, हो गई। अकेडमी, गुड मॉर्निंग। सो सेक्शन ए हमने कल कवर कर लिया। टुडे वी विल स्टार्ट विद सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो पार्ट है, मतलब जो टॉपिक नेम है, वो सबको पता है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कल खत्म नहीं हुई है, आज कंटिन्यू करेंगे उसको। कल ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और आज जो है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज found 40 longer, its altitude is 30 degree than when it was 60 degree, than when it was 60 degree। ठीक है, एक टावर है जो कि लेवल ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, उसकी शेडो गिर रही है ऑब्वियसली। लेट्स से ये इसकी शेडो, ओके। अब ये शेडो जो है 40 मीटर लॉन्गर हो गई। लॉन्गर यानी लंबी हो गई, यानी पहले इतनी थी तो आज की तारीख में थोड़ी सी लंबी हो गई। लंबी कैसे होगी, ऐसे। और कितनी लंबी हो गई, 40 मीटर, यानी कि पहले से अब के मुकाबले ये 40 मीटर लंबी है। सर क्यों हो गई लंबी, कुछ डिफरेंस हुआ होगा तभी तो हुई। तो सन्स एल्टीट्यूड अब 30 डिग्री है, पहले वो 60 डिग्री था। पहले सन्स एल्टीट्यूड कितना था, 60 डिग्री, और आज की तारीख में वो कितना है, 30 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है कि सन ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो टावर की लंबाई थोड़ा चेंज हो गई, पर उसकी शेडो की लंबाई जरूर चेंज हो गई। तो ये हाइट ऑफ द टावर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सन ही तो बदल रहा है इधर उधर, और उसके जो नीचे की शेडो है वो पहले जितनी थी आज उससे थोड़ी सी लॉन्गर हो जाएगी। तो ये एल्टीट्यूड कितना है हमारा, 30 डिग्री। ए बी सी डी, ओके। चलो, तो हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो दो ट्रायंगल्स ले लो फटाफट से, इसको कुछ नहीं तो इसको एक्स मान लो। तो क्या मान लो, एक्स। तो ट्रायंगल ए बी डी बताओ। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगा सकते हैं अपन, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे मैं लगा रहा हूं रेशियो। ए बी डी में डी है थीटा, तो tan 30 अपोजिट, और एडजेसेंट का रेशियो कौन देता है, tan देता है। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो फिर साइन और कॉस का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज का रोल होता है। तो बस फटाफट से एनालाइज क्या करो भैया, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, साइन कॉस तू घर में बैठ, ठीक है। tan कौन करता है, अपोजिट को और एडजेसेंट को कंपेयर करता है। सो tan 30 यानी कि हाइट यानी ए बी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, और टोटल साइड क्या हो जाएगी, ये ट्राइंगल ए बी डी में टोटल साइड क्या हो जाएगी, बी डी। फाइन, चलो tan 30 की वैल्यू बताना, 1/√3, और ए बी तो हमको पता लगाना है, और बी डी क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, एक्स प्लस 40। सो टेल मी यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3, ओके। एक बार लिखो। अब ट्राइंगल दूसरा वाला बताओ, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में मैं tan 60 लगा दूं सीधे, बोलो। tan 60 डिग्रीज इक्वल टू अपोजिट साइड आज भी ए बी है और एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। तो tan 60 की वैल्यू बोल दो जरा, √3, और ए बी आज भी वही ए बी रहेगा। बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, x। तो यहां से भी ए बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, एंड दैट कम्स आउट टू बी x√3, ओके। सो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों से ए बी की वैल्यू आ गई, तो इक्वेट करके x की वैल्यू आ जाएगी। बट सवाल ये कि मुझे x की वैल्यू निकालनी नहीं थी, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर। अब एमसीक्यू में देखो, अभी सुनो मेरी बात, अगर मैं इस अप्रोच से चलूंगा तो इसको से इक्वेट करूंगा, इसको से इक्वेट करके x निकलेगा, x को या तो उसमें डालूंगा या उसमें डालूंगा, तब जाके a b निकलेगा जो मेरा फाइनल आंसर। तो मैंने x क्यों निकाला, मैंने x क्यों निकाला, जब मेरे को हाइट चाहिए थी। हाँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो आपको पहले x निकालना पड़ेगा, लेकिन जब ये एमसीक्यू में है और मुझे निकालना ही ए बी है, तो कोई ऐसा तरीका तो है जिससे डायरेक्ट ही ए बी निकल जाए। वो कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में आप x को ए बी की फॉर्म में रखो। भाई आपने ए बी को x की फॉर्म में रखा, ए बी को x की फॉर्म में रखा, तो ए बी से ए बी कटा और इक्वेशन x में बन गई। आप ऐसा कुछ करोगे x से x कट जाए और इक्वेशन ही ए बी में बन जाए, तो डायरेक्ट ए बी सॉल्व हो जाएगा। समझ गए क्या। सो मुझे बताओ इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, जल्दी बताओ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स ए बी, बोलो, ए बी माइनस 40, ये x की वैल्यू आ गई यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, ए बी बाय √3। अब आप ए बी को ए बी से इक्वेट करने की बजाय x को x से इक्वेट करो, ताकि ए बी से ए बी की इक्वेशन बन के डायरेक्ट ए बी सॉल्व हो जाए जो आपको चाहिए।
आप पहले एक्स को सॉल्व कर ही क्यों रहे हैं, समझ गए ना। ठीक है, और चाहो तो उस मेथड से भी चल सकते हो, ए बी को ए बी से इक्वेट करके एक्स निकालो और एक्स की वैल्यू किसी भी ए बी वाली इक्वेशन में डाल के ए बी निकालो। समझ आया क्या? ठीक है, चलो तो इक्वेशन 1 एंड 2, वहां से एक्स की वैल्यू क्या है, √3 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाइड बाय, ओ सॉरी -40, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी बाय √3। यहाँ से आपका टास्क है ए बी को फाइंड आउट करना। पहला काम तो ये करता हूं मैं, पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सो √3 इंटू √3 3ab, फिर 40 इंटू √3 40√3, और ए बी डिवाइड बाय √3 को √3 से किया ओनली ए बी, ए बी को इधर भेजो, -40√3 को उधर भेजो, तो 3ab तो उधर ऑलरेडी है, ए बी एक उधर जाएगा तो -ab, और -40√3 उधर जाएगा तो +40√3। 3ab में से एक ab गए, कितने ab बचे, 2ab इक्वल टू 23, सो 2 से काट के ab की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 10√3। ऑप्शन नंबर है ही नहीं, ओके सॉरी 40 था, ऑलरेडी 40 था, मैंने 2 से 2 बार काट दिया तो 20√3। ऑप्शन नंबर बी, चेक करो। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है उनकी भी आपस में बांट लेना। कौन कौन एब्सेंट है, ये बची है क्या, कौन कौन है, 3 4, भी है, लो एक एक पार्ट दो, एक आप ले लो, एक आप ले लो, एक एक पीछे दे दो, एक इसको दे दो जीप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसमें ज्यादा काम नहीं है, बस ऑप्शन से जो टिक मार्क करना है, तो आपकी ज्यादा मेहनत हम जाया नहीं करेंगे, दूसरे शब्दों में आपकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आज का सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन। चर्चित, तेरे को उसकी गोद में बैठना है, तेरे को मैंने कहाँ बिठाया था, क्या नहीं, अभी मैंने तेरे को बोला था इधर खिसक, आज की क्लास में इस कॉर्नर पे, अभी भी कॉर्नर नहीं है, बैक को उधर कर और खुद कॉर्नर पे आ। और अब जहां पे मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए, अगर आप वो फॉलो करोगे तो शायद आप आपका टाइम बचा पाओगे। सो कॉल्ड जो टाइम आपका वेस्ट होता है वो ऐसे भी वेस्ट होता है जब आप टीचर के इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी of the top of a tower from 2 points at the distance a meter and b meter from the base of the tower, ये हमने शायद क्लास में डिस्कस किया था जाते जाते, इसका आंसर आपको √ab टिक करना है, बताया था। देखो फिर से सुनो, हमने क्या सीखा है कि लेट से ये टावर है, इस टावर के बेस से एक पॉइंट तो a मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट b मीटर दूर है, यानी कि मान लो ये है a b टावर है और ये c है और ये d है, तो bc तो है a मीटर, ठीक है a मीटर, और ये है b मीटर, ये a मीटर दूर है, ये b मीटर दूर है, और आपको साथ में क्या दिया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन खींचते हैं तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। क्या बनते हैं, मतलब एक थीटा बनता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बनता है, या तो उसको थीटा मान के इसको 90 माइनस थीटा मानो, या इसको थीटा मान के इसको 90 माइनस थीटा मानो। तो इस केस में इस टावर की जो हाइट होगी वो हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा। ये पॉइंट कितना दूर है और ये पॉइंट कितना दूर है, उसका प्रोडक्ट करो और स्क्वायर रूट करो। हमारे जो बुक में क्वेश्चन था उसमें इधर 9 मीटर था और इधर 16 मीटर था शायद, जितना मेरे को याद है, तो 16 इंटू 9 हमने किया था तो 144 आया था, और 144 का रूट यानी कि 12 मीटर उसका आंसर था। और शायद लास्ट में क्लास में किसी ने डाउट के फॉर्म में भी इसको पूछा था, जब इस चैप्टर के डाउट्स हम क्लियर कर रहे थे, अभी कल परसों शायद पूछा था किसी ने। ठीक है, चलो अभी न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं गिवन है 16 और 9, लेकिन ए और बी गिवन है, तो आंसर बस ऐसे याद रखो होता क्या है, दोनों का प्रोडक्ट और रूट। और क्वेश्चन यही है, एक बार फिर से पढ़ लो, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए और बी दो सेम स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है, और वहां पे एक तो a मीटर दूर है और एक b मीटर दूर है, और a इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको टावर की हाइट बतानी है मीटर के अंदर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लो, वैसे तो √ab उस दिन में बता दिया था, बट फिर से देख लो। चलो क्या करूंगा मैं, एक बार इधर और एक बार इधर tan थीटा लगा दूं, tan थीटा लगेगा, क्या लगेगा
अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोज हाँ, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो इधर को लगाओ tan थीटा इक्वल टू बोलो AB डिवाइडेड बाय BD, BD ठीक है। और दूसरी जगह पे लगाओ tan 90 माइनस थीटा लग जाएगा वहां पे थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा अपोजिट साइड AB और एडजेसेंट साइड BC ठीक है। चलिए तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, AB तो मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर, BD कितना गिवन है B, और उधर आ जाओ tan 90 माइनस ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई tan थीटा की। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, AB मुझे निकालना है और BC की वैल्यू क्या गिवन है A मीटर। अब देखो इसमें tan थीटा की वैल्यू है, इसमें cot थीटा की वैल्यू, क्यों ना cot थीटा को वापस tan थीटा बना दें ताकि tan थीटा से tan थीटा इक्वेट हो जाए। cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, तो AB बाय A का रेसिप्रोकल A बाय AB। नाउ लुक एट दीज टू इक्वेशंस, इसमें LHS बराबर हो गए, so I can compare RHS to RHS, तो AB by B इक्वल टू A by AB, तो यहां से AB इंटू AB, AB स्क्वायर और A इंटू B AB, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई रूट AB। तो ये सॉल्यूशन हो गया। और इनकेस अगर MCQ में आता है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक क्या याद रखनी है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है और रूट करना है। अगर दो पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा हो, तो आपको सीधे क्या करना है, समझ आया, एनी डाउट्स नो। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स होते हैं साइन और कॉस के, कोसेक और सेक के, और टेन और कॉट के। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, sec और cosec का भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, और सिमिलरली tan और cot का भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आपके नोट्स में लिखा है, एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इज डबल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा। देखो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, अगर हाइट को डबल करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ क्या होगा, पहला ऑप्शन है 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 30 नहीं मतलब 30 का 30 रहेगा, बदलेगा ही नहीं, ठीक है, तीसरा 60 से कम रहेगा, चौथा इक्वल टू 60 यानी डबल हो जाएगा। भाई आप हाइट डबल कर रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल होगा या उतना ही रहेगा, ये आपको उस पर इफेक्ट क्या है, समझ आया, क्वेश्चन समझ में आया सबको। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो ऑप्शंस हैं उनको हम सिलेक्शन मेथड की जगह एलिमिनेशन मेथड से पिक करें। सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि सपोज करो जो मेरा आंसर है, जो मेरा आंसर है उससे ऑप्शन नंबर ए सूट, वो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए को सूट करता है, तो आप ऐसे नहीं कि सर ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ये तो हो गया सिलेक्शन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सोचो बाकी तीन गलत क्यों है ये सोचो, तो आप सबसे अच्छा मत चुनो, आप बेकार को हटाते जाओ, जो बचेगा आखिरी में वही आंसर होगा, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि ग्रेटर देन 60 या फिर ऐसे सब सपोज करो इक्वल टू, देखो ये दोनों ऑप्शन देखो, इक्वल टू 30 और लेस देन 60 एक ही ऑप्शन माने जा सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री होना भी तो 60 डिग्री से कम होना होता है। अब इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये एलिमिनेशन मेथड से सोचना पड़ेगा, समझ गए, क्लियर है। तो ऐसे ये थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप जल्दीबाजी करके पहला, अक्सर आपको जो आंसर है ना वो पहले दूसरे पे पाया जाएगा, फटाफट से टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। चारों ऑप्शन को जरूर रीड आउट करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जैसे अभी अपन और कर रहे थे उसमें तो आपका आंसर दिखते ही आप टिक मार्क करके चलो, उसमें एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें एलिमिनेशन सिस्टम अपनाने की जरूरत। क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था पहले 30 डिग्री, और हाइट ऑफ द टावर कुछ भी है मान लो x। अब क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर को तो कर दो डबल, ये इतनी और हो गई, बाकी सब सेम है, पॉइंट आज भी उधर ही है, तो 30 डिग्री से तो बढ़ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो गारंटेड है, बोलो बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ऐसा एलिमिनेट करो भैया, तेरा कोई चांस नहीं, ठीक है। और अब तीन ऑप्शन बचे, तो एक एलिमिनेट हुआ ना, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलो अब ये x है तो ऊपर भी x है, डबल कर दिया आपने, तो हाइट आज की तारीख में 2x हो गई,
यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितनी हो गई 2x। ठीक है, मुझे बताओ पहले वाले ट्राइंगल की बात करता हूं ए बी सी, तो उसमें 10 30 लगा दूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी ए बी बाय बी सी। ए बी कितना था x और बी सी को अल्फा बी सी छोड़, तो यहां से 10 30 की वैल्यू बोलना इक्वल टू x बाय बी सी। तो यहां से बी सी की वैल्यू पता करो x रूट। इस बीसी को हम नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे। नया ट्रायंगल कौन सा है, लेट्स से वो डीबीसी हो गया। डीबीसी के अंदर क्या लगाऊंगा, ये एंगल निकालना है, डीबीसी के अंदर एंगल सी मुझे निकालना है। दैट मींस 10c इक्वल टू, इसके सामने वाली हाइट क्या है x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय वही सेम बीसी। अब बीसी की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज तो है, तो 2x डिवाइडेड बाय x रूट 3 x कट गया है 2/3। अब आप सोचो कि 10c की वैल्यू 2/√3 आ रही है, तो 10 की वैल्यू तो सर कभी 2/√3 होती नहीं है, होती क्या मतलब हो तो सकती है, लेकिन हमने जो 5 वैल्यूज याद करी है उसमें नहीं होती। तो अब आपको ये सोचनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू के ये बीच में होती है। सो 2/√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 कितना होता है। अब 2 डिवाइडेड बाय 1.732 लगभग कितना होगा ये सोचना है, सोचो। सो इट्स लाइक 2000 डिवाइडेड बाय 1732। अब देखो 1732 एक बार तो पूरा जाएगा, और उसके बाद कितना जाएगा एक डेसिमल प्लेस तक निकाल लो। 2000 में से 1732 गया तो कितने बचे, वाह, 2000 में से 1732 गए तो कितने बचे 268। 268 आगे जीरो लगाया तो 2680। अगेन 1732 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितने बार, हाँ एक बार ही जाएगा, ये एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा लगभग। ठीक है, सो 1.1 अप्रोक्स आ गया। अब आप 10 की वैल्यू सोचो कौन कौन सी होती है। 10 जीरो पे क्या वैल्यू होती है, जीरो, बोलो जीरो पे क्या वैल्यू होती है, जीरो। 30 डिग्री पे क्या होती है, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचनी पड़ेगी अभी। 45 डिग्री पे क्या होती है 1, और 60 डिग्री पे √3 की तो याद भी होनी चाहिए। 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो √3 की तो आपको याद ही होनी चाहिए, खैर 1.732 होती है। 1/√3 की आपको अगेन दो वैल्यूज की आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ती, तो 1/√3 आने की बोलो क्या हो जाएगा। अब देखो इधर देखो 2/√3 और 1 जब आपने 2/√3 की वैल्यू निकाली तो 1/√3 उसका आधा है कि नहीं है, 1/√3 का डबल है वो, तो उस वैल्यू का आधा होगा लगभग, तो 1.1 का आधा लगभग 0.55। अब आप ये सोचो ये 1.1 जो वैल्यू है इसमें कहां प्लेस होगी। 1.1 वैल्यू ऑप्शन नंबर बी तो खत्म हो गया, ग्रेटर देन 60 डिग्री। क्या 1.1 इससे बड़ी हो सकती है 1.732 से, चल भाई एलिमिनेट टू बी लेस देन 60, हाँ 60 से छोटी तो हो सकती है। आगे सुनो, इक्वल 72 होता है, सो द करेक्ट आंसर इज लेस देन 60 डिग्री। समझे क्या, ओके। अब इस क्वेश्चन को आप किसी केस स्टडी केस स्टडीज में आप पूछ रहे थे ना, केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके एक ही ग्राफ बना के कोई और मैं से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे अभी इसमें आपसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पूछा, अभी आपसे बीसी के बारे में भी कुछ पूछे, बीसी की जो वैल्यू है कहां से कहां वैल्यू है, इससे 2-3 क्वेश्चन मैं बना दूं तो ये परफेक्ट केस स्टडी प्रॉब्लम बन गई। समझ गए, कैलकुलेटिव प्लस एनालिटिकल, कैलकुलेटिव प्लस एनालिटिकल, एनालिसिस करना है कि ये वैल्यू किसके बीच में लाया है। ठीक है, समझ गए, कर दूं डिलीट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 देखो, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट। अगर शेडो की लंबाई घटती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या सेम है, या कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है, तो बिल्कुल 100% श्योरिटी से क्या आंसर होगा वो आपको टिक करना है। और तीनों में से अगर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कभी तो बढ़ जाता है कभी घट जाता है कभी एक जैसा रहता है, तो फिर चौथा ऑप्शन आंसर लेंगे हम क्वांट से। लेकिन इन तीनों में से एक आंसर पे अगर अपन बिल्कुल श्योर है तो फिर वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखें इसको, लेट्स से ये ट्री है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, लेकिन हमने क्या सीखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मान के उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन से सॉल्व कर दूं, मतलब डिप्रेशन बनाता तो फिर ऐसे ही एंगल बनाता,
लेकिन मैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन से सॉल्व कर दूं क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में उसको क्या पता कैसे करना है, क्या मैंने कैसे किया। तो थीटा, अब क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ शेडो जो है घट रही है, यानी कि ये यहां से यहां आ गई, शेडो कम हो गई। तो अब आप बताओ ये एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंगल बढ़ेगा या घटेगा? वेरी इजी, 100% बढ़ेगा ना। किसी भी चांस में घटने के चांसेस हैं क्या, या बराबर रहने के चांसेस हैं क्या? नहीं, हर हाल में सर बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं लेंथ ऑफ शेडो कम हो गई, दैट मीन्स मैं ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करूंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ता जाता है। डिप्रेशन एलिवेशन दोनों एक ही होता है वैसे तो, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, पहले से ज्यादा हो जाता है। समझ गए? अब इसको तो फिगर बनाते ही मुश्किल से 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन था ये। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे भी होते हैं कि पढ़ते ही आ जाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30-meter high building from the foot of another building in the same plane is 60 degree, and also the angle of elevation of the top of the second building from the foot of the first building is 30 degree. इससे उधर, इससे इधर, इससे इधर 30 डिग्री, इससे इधर 60 डिग्री। ऑब्वियसली 60 डिग्री वाली ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है, 30 डिग्री वाली थोड़ी कम ऊंची बिल्डिंग। ऑब्वियस बात है, तो ज्यादा आपको आंख उठानी पड़ रही है, मतलब उसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो एक छोटी और एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, सिंपल सी बात। अब कई बच्चे इसमें सवाल पूछते हैं कि सर दोनों की हाइट बराबर लें या छोटी बड़ी लें। बेटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर लिया है क्या उन्होंने? अगर हाइट बराबर होती तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बराबर होता ना। जब ये छोटा बड़ा है दैट मींस हाइट भी छोटी बड़ी है। सो लेट्स से एक बड़ी बिल्डिंग एक छोटी बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30-meter हाई बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग इन द, अब ये 30 मीटर कौन सी बिल्डिंग है ये सोचना है आपको। तो एक बार 30 मीटर पे डाउट हो रहा है तो आप 30 मीटर को अभी लिखो मत कौन सी है, पहले तो दोनों के इसके फुट से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ, और इसके फुट से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ। बना दिया, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो अब जो ज्यादा बड़ी है ऑब्वियसली वो 60 डिग्री बना रही होगी, जो ज्यादा बड़ी है वो 60 डिग्री, 60 और 30 में से तो सिलेक्शन करना है आपको, और जो छोटी है वो क्या बना रही होगी, 30। ये अजम्पशन तो हो ही गया। अब आप पढ़ो 30 मीटर कौन सी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके सामने वाली बिल्डिंग 30 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाली बिल्डिंग ये है। समझ आया? फिर से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री किसका था, इस बिल्डिंग का था, यानी ये बिल्डिंग कितनी हो गई, 30। आपको ऑब्वियसली दूसरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी होगी, सॉरी आपको दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूसरी बिल्डिंग की हाइट नहीं निकालनी, क्या निकालना है, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस। अब देखो कैसे उसने गेम खेला है, बहुत ही तगड़ा गेम खेला है उसने। देखो एक्स मीटर, मैंने भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टिक ही किया होगा, थोड़ा बहुत मैंने खेला है थोड़ा बहुत उसने खेला है, ऐसे मान। अब देखो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स चाहिए, तो 30 डिग्री का क्या रोल है, क्या रोल है बताओ। इस 30 डिग्री का रोल तो तब है जब इसकी हाइट चाहिए, इसकी इसकी वैल्यू तो केवल इस ट्रायंगल से ही आ जाएगी, 60 डिग्री 30 मीटर, और सोच लो हाँ ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से और 30 डिग्री की मदद से ये हाइट है, तो वो तो पूछी नहीं उसने। तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि ये हाइट देगी ना, तो वो हाइट निकाली होगी। बच्चे क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं, अरे ये तो रखा रखा है, चलो शुरू हो जाओ, कर देते हैं। और इसका जो भी आंसर है 100% ऑप्शन में भी मिलता है, क्योंकि बच्चे देखते ही पूछा तो ये है। समझे? क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स पूछा है उसने। सो जस्ट आप ये निकालो, एक्स निकालो एंड दैट्स इट। तो 1060 इक्वल टू 30/x, √3 इक्वल टू 30/x, x इक्वल टू 30/√3, √3 से 10√3 टाइम्स कट जाएगा। कैसे कटेगा समझ आ गया? ठीक है, 10√3 मीटर्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर दूं डिलीट? ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 20 किया ना अभी हमने, 20 किया क्या, 21, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और ये एक्सपेक्ट करके चलना आएगा, एक से एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा, इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। इस पर बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो जो नजर आ रही है उसको लाइन ऑफ साइट। जैसे सपोज करो किसी ऊपर वाले पॉइंट पे मैं देखूंगा तो मेरी जिस लाइन से होती हुई मेरी नजर जाएगी वो लाइन ऑफ साइट, या ऊपर वाला नीचे देखेगा तो उसकी जिस लाइन से नजर नीचे आएगी उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, तो लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, पूरा पढ़ो। जब वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो हो, जब हॉरिजॉन्टल लाइन से वो पॉइंट ऊपर हो तो उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। लेकिन वो पॉइंट नीचे है, तो अब लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टिक किया तो सबने यही आंसर, किसी का गलत हुआ क्या, तो वो तो गलत ही माना जाएगा। तो इसने ये नहीं पढ़ा ना, देखो ये होती है जल्दीबाजी का नतीजा, ये नहीं देखा बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, नहीं देखा जल्दीबाजी में। हाँ लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सब क्या सोचते हैं ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही लाइन ऑफ साइट, चलो भाई थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ये पॉइंट जो है ये बिलो है, बिलो है मतलब यहाँ है, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बनेगी आपकी बार लाइन ऑफ साइट, तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओ बी इज द राइट आंसर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। अब ये बिल्कुल टोटल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये मतलब सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively। ठीक है, ये हमने क्लास में किया था कि सपोज करो ये रिवर है, रिवर के ऊपर ऐसे ब्रिज है, ठीक है ना, ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अपोजिट साइड पे जो जो दो बैंक्स है मतलब किनारे हैं, वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कुछ बन रहा है, क्या बन रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ब्रिज की जो हाइट है, ये ब्रिज की हाइट मान लेंगे हम, ये कितनी है 30 मीटर्स है। तो आप बताइए विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो अपन वो रिवर एंड ब्रिज तो बनाएंगे नहीं, एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आएगा तो वी विल जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ये ए बी तो हो जाएगी किसकी, ब्रिज की हाइट, और सी डी हो जाएगी मेरी रिवर की चौड़ाई, जो मुझे निकालनी है, मुझे सी डी निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, सी डी। भाई समझ गए ना, अब 3D में बना नहीं सकता कि मान लो ये रिवर ऐसे जा रही थी तो ये रिवर की चौड़ाई हो गई, ये तो रिवर की चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, तो वो 3D में अपन बनाएंगे नहीं, अपन जस्ट ऐसा ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या गिवन है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 30 मीटर, तो ये ए बी तो हो गया 30 मीटर, क्लियर। अब एक जगह एक पॉइंट पे बनता है 45, एक जगह पे बनता है 30 डिग्री। अब आप खुद सोचो 45 जैसा भी आपने ट्राइंगल बनाया उस हिसाब से आपको 45 और 30 को प्लेस करना है। तो जो पॉइंट आपने करीब बनाया है वो 45 बनाएंगे और जो दूर बनाया है उसको 30 बनाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एक बार इसमें लगा लो 1045, एक बार इसमें लगा लो 1030, उससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ जाएगी, जोड़ दो और कह दो कि रिवर की विड्थ इतनी है। ठीक है, सो इसमें आ जाओ ट्राइंगल ए बी सी में हम लगा सकते हैं क्या 1045, और 45 डिग्री के केस में आपको समझाया था कि जो सामने होता है वही नीचे होता है, बराबर होते हैं, फिर भी निकाल लो 1045 इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो ए बी कितना है 30 और बी सी मुझे निकालना है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू 30 बाय बी सी, तो बी सी बन जा बी सी इक्वल टू 30, तो ये भी 30 आ गया, तो ये भी 30 मीटर आ गया। अब उधर चलो, ट्राइंगल ए बी डी, इधर भी 90 है इधर भी 90 है, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर आइए, उसमें 1030 डिग्री लगा दें हम, सो 1030 डिग्री इक्वल टू वही ए बी बाय बी डी। तो ए बी की वैल्यू जैसे पहले गिवन थी अभी भी गिवन है 30 बाय बी डी, और 1030 कितना होता है 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 30 बाय बी डी। सो फ्रॉम हियर ऑन बी डी इंटू 1 गिव्स मी बी डी एंड इट गिव्स मी 30 रूट 3, सो ये हो जाएगा 30 रूट 3। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल बिट पता चल जाएगी
30 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3 मीटर्स। मैच करो आंसर, 30 इंटू 1 प्लस रूट 3 मीटर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक। आगे क्लाउड वाला क्वेश्चन, ओके लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं है जो हम करते थे क्लास में, 2-3 हमने सॉल्व किए थे, थोड़ा सा डिफरेंट। एक आदमी है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। प्लेटफॉर्म मान लो कोई चबूतरा टाइप है ना, कोई भी हाइटेड चीज है उस पर खड़ा है, और वो प्लेटफॉर्म जो है सरफेस से 3 मीटर की हाइट पर है। यानी लेक की जो सरफेस है उससे कितनी हाइट पर है वो 3 मीटर। लेट से ये तो है लेक वाला सरफेस, इसकी 3 मीटर हाइट पे प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, यानी कि 3 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या है, ये मैन स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑब्जर्व्स ए क्लाउड। ये क्लाउड को ऑब्जर्व करता है, लेट्स से क्लाउड यहाँ पर है, क्लाउड को ऑब्जर्व करता है और उसकी रिफ्लेक्शन को भी ऑब्जर्व करता है। तो जितना ये सरफेस से ऊपर डिस्टेंस पे क्लाउड होगा उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो लगभग उतनी डेप्थ में मैं सी डैश बना देता हूं, जितनी हाइट पे मैंने सी बनाया है उतनी ही डेप्थ पे लगभग मैं क्या बना देता हूं, सी डैश। क्लाउड को भी ऑब्जर्व करता है और उसके रिफ्लेक्शन को भी ऑब्जर्व करता है। आगे, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड विल बी दिस, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। तो इसको कंपेयर किससे कर रहा है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रिलेशन होगा वो सोचना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, तो आपको बस जस्ट ये सोचना है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई मेरी, तो आपको जस्ट ये सोचना है और कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये मान लो अल्फा और एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो बीटा। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, ये छोटा ये बड़ा होगा, ये बड़ा ये छोटा होगा, या क्या होगा। तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि अल्फा छोटा होगा और बीटा बड़ा होगा, क्योंकि अगर वो लेक से कुछ हाइट पर खड़ा है तो उसको क्लाउड नजदीक है, रिफ्लेक्शन दूर है, क्योंकि लेक से ऊपर है ना। हाँ, वो लेक की सरफेस पे खड़ा होता, एग्जैक्टली लेक की सरफेस पे खड़ा होता, तो लेक की सरफेस से तो जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे रिफ्लेक्शन है, तो वहां पे तो एलिवेशन डिप्रेशन बराबर आते हैं। लेकिन वो लेक की सरफेस से ऊपर खड़ा है तो वो ज्यादा क्लाउड के नजदीक आ गया और रिफ्लेक्शन से दूर चला गया। तो ऊपर देखने के लिए उसको कम नजर ऊपर करनी पड़ेगी, लेकिन नीचे देखने के लिए उसको नजर ज्यादा नीचे करनी पड़ेगी। तो बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा इज लेस देन बीटा। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल गलत। इक्वल है क्या ये दोनों? एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कब इक्वल होंगे, जब वो एग्जैक्टली यहाँ पे खड़ा होगा। देखो यहाँ पे, जब वो एग्जैक्टली कहाँ खड़ा होगा, यहाँ पे लेक की सरफेस पे, फिर चाहे से वो क्लाउड को दिखे और फिर चाहे से वो क्लाउड की परछाई को दिखे, दोनों एंगल बराबर। बट वो तो नहीं खड़ा, तो हाइट पे खड़ा है थोड़ा सा 3 मीटर, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। डबल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डिप्रेशन से डबल कैसे होगा जब छोटा है तो। हाँ, डिप्रेशन एलिवेशन का डबल जरूर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी देखते ही गलत है। सी क्या है, नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, अब ये इक्वल तो नहीं है, ये चीज की तो गारंटी है ना कि इक्वल नहीं है ना भाई, छोटा बड़ा है तो इक्वल तो नहीं है। तो अभी तक तो ये सही लग रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, एलिमिनेशन मेथड है। एक बार आपको सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, सर हमको पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन तीनों में से क्या भरा जाए, जबकि मेरे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है। इन तीनों में से क्या भरना चाहिए, इसकी पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है क्या आपके पास? ये सी भरा जा सकता है ना, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसकी गारंटी है या नहीं है, बोलो। अब वो कितना बड़ा कितना छोटा होता ये पूछा जाता तो उसकी पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर वो उससे इक्वल होगा, उससे डबल होगा या नॉट इक्वल होगा, इस बात की, इस चीज का आंसर देने के लिए तो पर्याप्त इंफॉर्मेशन है ना। तो डी गलत होगा, सी इज द अनदर केस स्टडी प्रॉब्लम। समझ गए क्या? क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 3 मीटर का ऐसा कोई रोल नहीं है, 3 मीटर का एज सच कोई रोल नहीं है, बस ये तो एक इंफॉर्मेशन ऐसी है, आप कितनी भी हाइट पे हो, आप हाइट पे तो हो। ठीक है, क्लियर? हाँ, अगर ये पूछता कि ये से कितना छोटा और कितना बड़ा है,
अगर ये पूछता कि ये इससे कितना छोटा है और कितना बड़ा है, तो अल्फा बीटा से कितना बड़ा है या बीटा अल्फा से कितना छोटा है, तब आंसर क्या लिखता मैं? तब मैं आंसर क्या लिखता है बताने एक बार, इंफॉर्मेशन। अगर हाँ, अरे ये अल्फा बीटा से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है भाई? ये 30 और ये 45 है, या ये 45 और वो 60 है? क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है इन दोनों के बीच में? मतलब एंगल एक्चुअली पूछता है कि अल्फा कितना है बीटा कितना है, तो अल्फा और बीटा एक्चुअली तो नहीं बता सकते यहाँ से हम, यहाँ से नहीं पता, फिर मैं लिखता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअली नहीं पूछा उसने, केवल कंपैरिजन पूछा है, कौन बराबर है कौन बड़ा है, तो उसकी तो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 23 किया अभी हमने, 24 देखते हैं। There are two windows in a house. There are two windows in a house. One at a height of 1.5 meter above the ground. The window is 3 meter vertically above the lower window. तो समझ आया? एक घर में दो विंडोज हैं, एक के ऊपर एक, वर्टिकली अबव मतलब उसी दीवार पे जस्ट ऊपर। वर्टिकली कैसे होता है? हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है। तो सपोज करो ये दीवार है, इसके बीच में कहीं एक विंडो लगा दो, लेट्स से ये एक विंडो हो गई, और वर्टिकली कितना ऊपर है इससे? देयर आर टू विंडोज इन हाउस, वन एट ए हाइट, ये तो है 1.5 मीटर की हाइट पे, ये कितनी हाइट पर है? लेट्स से अभी मैं पॉइंट की तरफ मार्क कर देता हूं, ये है 1.5 मीटर की हाइट पे पहली विंडो। हाइट मतलब बेस जमीन से हाइट होती है हमेशा। और दूसरी विंडो जो है इससे वर्टिकली ऊपर कर दो 3 मीटर, 3 मीटर अबव द लोअर विंडो, नीचे वाली विंडो से 3 मीटर ऊपर। तो लेट्स से यहां लगा दूं, ये हो गया मेरा 3। ठीक है, अब आगे पढ़ो। राम इनसाइड टू विंडोज। अब राम और श्याम दोनों विंडोज में बैठे, एक में राम बैठा है और एक में श्याम बैठा है, तो एक को हम आर से मार्क कर देंगे, एक को हम एस से मार्क कर देंगे। आगे बढ़ो। एट एन इंस्टेंट, किसी एक पल पे, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम दीज टू विंडोज, कोई बैलून है, ठीक है, कोई बैलून है, और इन दोनों विंडोज से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कुछ पाया गया, क्या पाया गया? 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से बैलून की हाइट क्या है? अब देखो, दोनों सपोज करो एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, अब इसमें ये तो फर्क पड़ ही नहीं रहा कि राम कहाँ बैठा है और श्याम कहाँ बैठा है, ये तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, राम को यहाँ बिठा दो या शाम को वहां बिठा दो या राम, क्योंकि ऐसा नहीं पूछ रहा कि राम कितनी हाइट पर है या शाम कितनी हाइट पर, ये नहीं पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बैलून की ग्राउंड से हाइट पूछी है। अब राम नीचे बैठेगा शाम ऊपर बैठेगा तो भी हाइट उतनी होगी, राम ऊपर बैठ जाए शाम नीचे बैठ जाए तो भी बैलून की हाइट तो उतनी होगी। तो डजंट मैटर, आप राम को यहाँ बिठा दो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अब पढ़ने के बाद पता चला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो राम को यहाँ बिठा देते हैं, शाम को यहाँ बिठा देते हैं। अब ये तो कंफर्म है ना कि नीचे वाले से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा और ऊपर वाले से कम होगा। तो एक से है 30 डिग्री और एक से है 40। मुझे बताओ बैलून कहाँ होगा, राम के और शाम के बीच में, या राम से भी ऊपर या राम से भी नीचे? सबसे ऊपर होगा, दोनों से ऊपर होगा तभी तो एलिवेशन हो रहा है। अगर किसी के भी नीचे होगा तो डिप्रेशन नहीं लगता क्या? दोनों का एंगल ऑफ एक्शन ही बने। तो इस फिगर को थोड़ा सा एक्चुअली नीचे बनाना चाहिए था ताकि ऊपर बैलून आए। चलो अभी अपन थोड़ा सा मैनेज करते हैं। लेट्स से बैलून यहाँ पर है, सी, ओ सॉरी बी, बी फॉर बैलून। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी पॉइंट से राम का भी एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हम ये, और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हम ये, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये टोटल हाइट ऑफ द बैलून हो जाएगी जो हमको पता करनी है। समझ आया? तो ये तो है 45 डिग्री, ऊपर वाले का क्या होगा? ऊपर वाले का 30 डिग्री, ऊपर वाले को कम नजर ऊपर करनी है, नीचे वाले को ज्यादा करनी है, तो ये हो जाएगा मेरा 45। डन, ओके। चलो ये हो गया बी एस आर, इसको ले लो आप ए ले लो, तो टोटल हाइट आपकी ए बी हो जाएगी, ए बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। चलो तो ट्राइंगल बी सी एस राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? बोलो, बी सी एस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। बीसीएस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताओ उसमें से क्या निकालूं? पहले मैं सीएस निकाल लूं, तो बोलो 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीसी बाय सीएस। 1030 की वैल्यू, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल को पहले नहीं सोल्व करना, पर मैंने लिख दिया तो चलो कर देते हैं। 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीसी बाय सीएस। अब मेरे पास ना तो बीसी है ना सीएस है, इसलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। 1/√3 इक्वल टू बीसी बाय सीएस, पर मुझे निकालना इसमें से बीसी है क्योंकि हाइट चाहिए आपको,
निकालना क्या है आपको, सी एस बाय, अब अपन ठीक है। आइए अब मैं यहां से अगर सी एस की वैल्यू ऊपर पुटअप कर दूं तो बीसी बीसी में इक्वेशन चली जाएगी और बीसी सॉल्व हो जाएगा, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, इस बीसी प्लस 3 को मैं ऊपर पुटअप कर, फिर क्या हो जाएगा, बीसी प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3। तो इक्वेशन क्या बनी, इधर लिख देता हूं, बीसी इक्वल टू बीसी प्लस 3 डिवाइड बाय √3। तो √3 इंटू बीसी, √3 टाइम्स बीसी इक्वल टू बीसी प्लस 3। बीसी को इधर भेजो, सो √3 बीसी माइनस सिंगल बीसी इक्वल टू 3। सो बीसी कॉमन आ गया, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो बीसी की वैल्यू बोलो 3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, रेशनलाइज करो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। सो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 यानी 2 बचा नीचे, और ऊपर क्या बचा, 3√3 प्लस 3 बन जा 3 होल डिवाइडेड बाय। तो ये एक पार्ट तो सॉल्व हुआ। टोटल हाइट के लिए आपको क्या चाहिए, बस बीसी चाहिए था, हो गया काम। क्योंकि ये हाइट तो पता है ना, ये 3 है और ये 1.5 है, ये तो पता है। सो 3 प्लस 1.5 तो जुड़ ही जाएगा। बस उससे एस से कितना ऊपर क्लाउड है वही तो निकालना था। उसमें अगर मैं इन दोनों की हाइट जोड़ दूं, 3 और 3.5, 3 और 1.5, 4.5, तो टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड पता चल जाएगी। तो द आंसर इज, टोटल हाइट आपको ए बी निकालनी थी, ए बी को ब्रेक करेंगे तो इट इज लाइक ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी। तो ए डी कितना है 1.5, सी डी कितना है 3, और बी सी अभी अभी निकाला हमने, क्या निकला 3√3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। 2 को एलसीएम ले ले, तो 2 को एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1.5 3, 2 3 जा 6, और 3√3 प्लस 3 एज इट इज। चलो एड अप, तो 6 और 3 9 और 3 12, 12 प्लस 3√3 होल डिवाइड। तो इसी फॉर्म में क्या आंसर चेक करो, तो फिर डेसिमल में, तो फिर करो सॉल्व। 12/2 कितना होगा 6 प्लस 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 मान लो अंदाजन, तो 17 3 जा 51, तो अंदाजन, तो 6 और 5 11, तो 11.1 अंदाजन। रुक जा सब्र करो। क्या ऑप्शन है, 7.598, 8.269, 7.269, 8.598। एक बार फटाफट से चेक कर लो कि बीसी की वैल्यू हमने सही कैलकुलेट करी है। कहाँ गया, कहाँ दिख रहा है पीडीएफ नहीं, वो मार्कर पेन वॉकर इसके, इसके नीचे एक,
आएगा। चलिए आइए। सो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, फटाफट से रफ फिगर बनाओ और केवल बीसी को ऐड करना है। मतलब वो वाली हाइट ऐसे, फिर ऐसे। एक मिनट रुको, थोड़ा नीचे से बनाते हैं बार फिगर शुरू से ही, ताकि वो क्लाउड थोड़ा मतलब बैलून ऊपर दिखाई दे। ये और ये, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन लाइक दिस 45 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला, और एक है 45 डिग्री वाला ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये हाइट कितनी है? ये तो है 1.5, तो ये भी हो जाएगी 1.5। ये है 3, ये है 3, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। चलो अब हम नाम भी चेंज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी, मेन तो अपने को ए बी निकालना है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो अपने को तो मेन क्या निकालना है? ये ए बी निकालना है। तो बताओ जल्दी से बताओ, 1030 कैसे निकालेंगे? 1030 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, 1030 कितना है 1/√3 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। फाइन, ठीक है। तो यहां से BC कैसे निकालेंगे हम? AB√3। ठीक है, ये तो हो गया एक पोर्शन। अब आ जाओ 1045 लगाओ जल्दी से। 1045 1 होता है, 1045 डिग्री इक्वल टू जो कि 1 होता है, किसके बराबर होगा? ए से लेके डी, AD डिवाइडेड बाय DE। DE को मैं अगेन क्या लिख सकता हूं? BC भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां से AD, अच्छा AD को भी ब्रेक करो तो AD क्या हो जाएगा? AB प्लस BD डिवाइडेड बाय BC। तो AB तो मुझे पता नहीं है, लेकिन BD मुझे पता है, कितना है 3 डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू व्हाट 1। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? BC की वैल्यू क्या आ गई? AB+3, AB+3। अब आपको AB की वैल्यू चाहिए थी तो आप BC से BC इक्वेट भी कर सकते हो। तो AB√3 इक्वल टू AB+3। तो AB को उधर भेजूंगा तो AB कॉमन आगे क्या आ जाएगा? √3। पहले भी शायद यही वैल्यू आई थी, √3 - 1 इक्वल टू 3। तो AB की वैल्यू बताओ जरा। 3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। फिर अपन ने रैशनलाइज किया तो रूट इधर ही रख दें। तो इधर वैल्यू रखने में ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि उस डेसिमल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 - 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 3 - 1 2, और ये क्या हो जाएगा? 3√3 + 3, ठीक है। तो इसी को इसी पे रख देते हैं, अब वैल्यू काम करते हैं। तो 3√3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 अप्रॉक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 17 3 या 51, 5.1, 5.1 + 3 8.1, 8.1 का आधा करेंगे लगभग 4.05, ठीक है। अब 4.05 और ये कितना है? 3 + 1.5, यानी कि 4.5 हो रहा है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.55। अब देखो मैच करो, 8.55 के जो सबसे नजदीकी ऑप्शन है वो आ रहा है 8.59। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब मेरे को ऐसा लगा पिछली बारी में
ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर सबको छोड़ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन इवनिंग में करेंगे। हाँ हाँ जा तू जा, कॉपी की दे दे किसी, इसको वंश को दे दे। आप आपकी कॉपी किसको दोगे फिर, दो दो है आपके पास तो, इधर दे दो किसी को। हाँ 25 एक क्वेश्चन और देखो। हाँ 8.59। हाँ 8.19 432 भैया, यहाँ पे दूसरे की वैल्यू हमने क्या रखी है 1.7, आप रख रहे हो 1.732, बड़ी रख रहे हो कि छोटी रख रहे हो, बड़ी, तो इससे बड़ा आंसर आएगा कि छोटा आएगा, तो आपका छोटा कैसे आया है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। ये तो छोटा बच्चा भी बता दे कि जब आपने छोटी वैल्यू रखी तो जो आपका आंसर आ रहा है आप बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 बड़ा आंसर आएगा, 3 2 से 6 से कि छोटा आएगा। हम रख रहे हैं √3 की वैल्यू 1.73, आप रख रहे हो 1.732, मतलब 1700 और 1732 में फर्क है ना, 1732 रख रहे हो आप तो आपका इसका आंसर बड़ा आना चाहिए ना मेरे आंसर से। थ्री टू जा, इधर देखो, 3 2 जा बोल, 3 3 जा, 3 7 जा, रिमाइंडर 3 1 जा, और 2 प्लस डिवाइडेड बाय, करना 3 ऐड, करना डिवाइडेड बाय 2, 4 क्या बचा 0 आएगा, 19 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, करना 4.58, और है ना किसी थर्ड या फोर्थ क्लास में एडमिशन ले लो आप लोग, ताकि आपको 3 इंटू 1.732 क्लास 10th के टीचर से ना करवाना पड़े, आप खुद करने में सक्षम रहो और फालतू की बहस करना छोड़ दें, मतलब रिडिकुलस। 3 इंटू 1.732 आप क्लास को रुकवा के टीचर से करवा रहे हो, और अभी आप 21 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, the angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree। बस आगे, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये वर्टिकल टावर है, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ओके नेक्स्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। अब 10 मीटर ऊपर ले लो इस पॉइंट के, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऊपर 10 मीटर एक पॉइंट और ले लो। सो लेट्स से ये है ए है, ये है बी है, तो इन दोनों का गैप कितना है 10 मीटर। ठीक है आगे पढ़ो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबाउट द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। कुछ गलत कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम एन अनदर मीटर 10 मीटर अबाउट द फर्स्ट। ओके, ये 10 मीटर इस पॉइंट के ऊपर जाना है, टावर के ऊपर नहीं जाना, इस पॉइंट से 10 मीटर वर्टिकली ऊपर जाना है, समझ गए। तो ये है 10 मीटर, और इस पॉइंट से सेम पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, यानी ऊपर वाला पॉइंट फिक्स है, जहां से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा हूं वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अभी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि टावर की हाइट निकाली हम, तो ये 10 है तो ये भी 10 है, तो जस्ट आपको ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, फिर उसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। सो पहले आप बड़े वाले ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल में लगा लो, ट्राइंगल ए पी ई में, ए पी ई में 1045 लगेगा, 1045 डिग्रीज इक्वल टू क्या लगेगा, ए बी बाय बीई। फाइन, सो ए बी 1045 कितना था 1 इक्वल टू ए बी बाय बीई। ठीक है, तो यहां से ए बी की वैल्यू बोलो, देखो ए बी तो हमको पता करना है, तो बीई की वैल्यू बोलो, जो पता करना है उसको आरएचएस में रखो। बीई की वैल्यू ए बी हो गई,
ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल। नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी के अंदर मैं 1060 लगा दूं, 1060 डिग्रीज। तो 1060 डिग्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरा ए से लेके सी, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी होगी। 1060 होता कितना है? √3। ए सी को डिवाइड करोगे तो ए बी प्लस बी सी, ए बी तो पता करना था, और बी सी कितना है? 10। और सी डी जो होगा वो बीई के बराबर होगा, तो सी डी की जगह बीई। तो यहां से बीई की वैल्यू बोलो, ए बी प्लस 10 डिवाइडेड बाय √3। तो अब देखो यहां से भी बीई की वैल्यू है, यहां से भी बीई की वैल्यू है, तो ए बी से ए बी कंपेयर करके डायरेक्ट ए बी की वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। ठीक है, देखो इसको अगर मैं ए बी इक्वल टू बीई लिखूं और इधर भी मैं ए बी की वैल्यू बी की फॉर्म में लिखूं, तो कंपेयर करने से बीई की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी? फिर बीई की वैल्यू या तो इसमें डालो या इसमें डालो और फिर ए बी निकालो। कोई पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, 2 स्टेप्स में होगा। आप ये फोकस करो मुझे चाहिए क्या? ए बी। तो जो आपको चाहिए वो आप आरएचएस में रखो हमेशा, ताकि कंपेयर होकर सीधे इसकी वैल्यू आए। इसमें भी ए बी आरएचएस में रखा मैंने, इसमें मैंने ए बी आरएचएस में रखा, बी कंपेयर होके आरएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दिया। सो ये हो जाता है ए बी इक्वल टू ए बी प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय √3। ए बी इंटू √3 टाइम्स ए बी, या ए बी √3 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी प्लस 10। ए बी को उधर भेजा, सो ए बी कॉमन आ जाएगा इधर आके, क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। सो ए बी की वैल्यू हो जाती है 10 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। सो रैशनलाइज कर दो इसको, सो वी विल राइट व्हाट? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। सो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 बचेगा नीचे तो, और यहाँ पे क्या बचेगा? 10। इसी फॉर्म में आंसर है, या इस बार डेसिमल में नहीं है। सो इस 2 से ये 10 भी काट दूंगा मैं, तो क्या बचेगा? 5 इंटू √3 प्लस 1, 5 इंटू √3 प्लस 1। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था? क्वेश्चन क्या था? टावर की हाइट, तो 10 और जोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना? तो अभी ये आंसर नहीं है। देखो अभी आंसर क्या है आपका? 5 इंटू √3 प्लस 1, लेकिन इसमें 10 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 भी तो ऐड होगा। ये तो केवल ए बी निकला है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करो। 5√3 प्लस 5 बन गया 5 प्लस 10, तो 5 प्लस 10 कितना होता है? 15 प्लस 5√3। इस फॉर्म में है क्या आंसर? नहीं है, तो 5 को कॉमन लो, 3 प्लस √3। इस फॉर्म में तो होना ही चाहिए 5 इंटू √3 प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया? स्कूल जाना है अभी या रुक सकते हो? अभी कितने क्वेश्चन बचते हैं? बहुत सारे बचते हैं, तो फिर चलो रुको 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 10-15 मिनट। आप जिसको जाना है जाओ, जिसको अर्जेंट है मतलब। बाकी सवालों तक रुको, जितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं देखते हैं। अभी हैं 20 मिनट उसमें। जिसको स्कूल जाना अर्जेंट है वो जाओ, वो फिर उसमें से देखना पड़ेगा आपको, वीडियो से कवर अपने आप ही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। चलो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ से। अब आप ये एग्री करेंगे कि सेक्शन सी और डी थोड़े से क्विक सॉल्विंग क्वेश्चंस थे उसके अंदर। क्विक सॉल्विंग मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो उसका आंसर या तो आता है या नहीं आता है, सॉल्यूशन करने का पार्ट कम था। ठीक है, और फिर वापस ई जो सेक्शन है वापस कैलकुलेटिव था, एरिया वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर्स। अब अगर आपको अच्छी पर्याप्त नॉलेज है तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर या तो आप 1 सेकंड में दे लोगे, और नहीं है तो फिर 1 घंटे में भी नहीं दे सकते, यानी कि आपको नॉलेज ही नहीं है। तो ये तो आना या ना आना आर पार की लड़ाई है बस। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर निकालने वाला हूँ। या तो आपको आता है या नहीं आता है। सो क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर। कौन से फिगर्स जो सिमिलर नहीं है? तो दुनिया के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं। बचा क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल सारे के सारे सिमिलर नहीं होते हैं। तो उसने नॉट का क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इक्वल टू, हाँ 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 हाँ,
उसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होंगे ना, उसका दूसरे से क्या लेना देना है। दो आइसो सिमिलैरिटी में हम दो आइसोसेलेस ट्राइंगल सोचेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ले अब ये तो है, मान ले 40-40, और ये है मान ले 30-30। अब बता क्या ये सिमिलर है? ये इससे मिलना चाहिए, ये आपस में नहीं मिलना चाहिए। सुन लिया? ये तू जो कह रहा है वो तो आपस में दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मैच होने चाहिए। उसके आपस में बराबर है, इसके आपस में बराबर है, लेकिन क्या इसके इसके वाले एंगल से बराबर है क्या, तब वो दोनों सिमिलर माने जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है उसने। ट्राइंगल एबीसी में बीएसी 90 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो कौन सी सिमेट्री इसमें मैच करती है, यह हमसे पूछा गया है। तो बीएसी में एंगल ए 90 डिग्री बनाना है। तो ये हमने सिमिलैरिटी के लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी ओमिट हो गई थी उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी हमने। ए को सेंटर पे लो, बी ए सी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब एडी को बनाओ परपेंडिकुलर बीसी से, यानी ए से भी एक परपेंडिकुलर खींच दो, तो ये भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनानी है, मिड पॉइंट पे नहीं बनाना, तो थोड़ा नीचे बनाओ, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि शायद वो मिड पॉइंट है। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब कितने राइटिंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको? तीन, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ओवरऑल ट्रायंगल। ये शायद पूछा भी था किसी ने डाउट में। हाँ, अब इन तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स में कौन सा ट्रायंगल किससे सिमिलर होगा वो आपको सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल ट्रायंगल लिख देता हूं, ट्रायंगल बी ए सी। ओवरऑल ट्रायंगल यही है। ऊपर वाले ट्रायंगल से ये सिमिलर कैसे होगा वो सोचो। तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री का बन रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो एक ही सीध में डी आएगा सेंटर पे। बड़े वाले ट्रायंगल में और ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है, तो बी की सीध में बी आएगा। तो अब जो है बड़े वाले ट्रायंगल नहीं, छोटे वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में एक लेटर कौन सा बच गया, बी डी ए को लगा देंगे हम यहाँ पे। ओके, अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिमेट्री बिठाएंगे प्रोपोर्शनल साइड्स की। तो क्या लिखूंगा, ए बी बाय बी डी इक्वल टू ए सी बाय ए डी, और तीसरी साइड बी सी बाय ए बी। अब देखो यहाँ पे ए बी इंटू ए बी मिल रहा है, क्योंकि हर जगह स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो आप स्क्वायर वाला फ्रैक्शन ढूंढोगे, इस फ्रैक्शन की कोई रोल नहीं है। ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। अब देखो ए बी स्क्वायर तो है ही नहीं किसी में, तो वैसे भी ये सिमेट्री सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है। अब बड़े वाले ट्रायंगल को नीचे वाले से कंपेयर करो, पहले आपने ऊपर वाले से किया, अब किससे करो, नीचे। लेकिन करना हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल को कंपेयर। अगर आप आपस में इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करने जाएंगे तो गलती कर सकते हैं, इसलिए आप बड़े वाले को ऊपर वाले से करें और बड़े वाले को नीचे वाले से करें, उन दोनों के रिजल्ट से चाहे से आपस में कंपेरिजन तीसरा वाला स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ट्रायंगल बीएसी। मुझे ये बताओ कि छोटे वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां बन रहा है, डी पे, तो सेंटर पे तो डी लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सेंटर पे 90 डिग्री है। इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, सी, तो इसमें सी आखिरी में आ रहा है, तो इसमें भी सी आखिरी में आएगा। लेटर कौन सा बचा, सी डी ए बच गया, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। अब के इसके हिसाब से सिमेट्री बैठाओ जरा, तो ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी डी इक्वल टू बी सी बाय ए सी। चलिए अब मुझे बताओ किसका स्क्वायर बन रहा है यहां से, ए सी, इसको इसको भूल जाए तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। क्या ये है क्या ऑप्शन में, ये भी नहीं है। दैट मीन्स इन्होंने आपस में दोनों ट्रायंगल को कंपेयर किया है। अब तीसरी सिमेट्री बिठाने की जरूरत नहीं है, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में उठा लो, ट्रायंगल बीडीए यहां उठा लो, सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी, बिल्कुल उसी फॉर्म में यहां लिख, समझ गए, क्योंकि आपने बड़े वाले से ओवरऑल से उसको कंपेयर कर दिया, ओवरऑल से नीचे को कंपेयर कर दिया, तो एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और वही ट्रायंगल तीसरे के भी सिमिलर है, तो दूसरा और तीसरा जिस भी पोजीशन में वो आपस में सिमिलर है, जिस भी उसकी वो जो वर्डिंग लिखी हुई है, नोटेशन लिखा हुआ है, इस फॉर्म में वो सिमिलर है। चलो यहां से बताना जरा, बी डी बाय ए डी इक्वल टू ए बी बाय, वैसे तो सी लिखना चाहिए पर अभी हमने ए सी लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन में ए सी ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। इसको ए डी लिख दूं, नहीं ए डी हो गया क्या, नहीं हुआ, ए डी बाय सी डी। अब देखो इसमें किसी का स्क्वायर बन रहा होगा ए डी, तो इसको हटा दो, तो ए डी इंटू ए डी
AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ये ऑप्शन में है क्या? दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर इक्वल टू BD। ठीक है, आप देखो हम जल्दी कैसे करें। देखो AC स्क्वायर ऑप्शन में था क्या? AB स्क्वायर ऑप्शन में था क्या? AD स्क्वायर ऑप्शन। तो आप ये देखिए तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज में कौन कौन? इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AB। तो AB सिमेट्रिक से AB का स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC है और ओवरऑल में BC है। ओवरऑल में BC नहीं, तीसरे वाले से इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो AD का स्क्वायर। मतलब देखना ये होता है कि जब ऊपर वाले ट्रायंगल को ओवरऑल ट्रायंगल से कंपेयर किया तो उसमें कौन सी स्थिति आई थी जो दोनों में आ रही थी? दोनों में आ रही थी। बड़े वाले ट्रायंगल में AB आती है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी AB आती है, इसलिए AB का स्क्वायर बना। जब बड़े वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल से कंपेयर किया तो कौन सी ऐसी साइड है जो दोनों में कॉमन है? AC नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और AC ओवरऑल ट्रायंगल में भी आ रही है, तो वहां पे AC का स्क्वायर मिला। और जब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो कौन सी साइड कॉमन है? AD। किसका स्क्वायर बना? अब आप ऑप्शन में देखो किसका स्क्वायर है। तीन चीज का स्क्वायर हो सकता है, AB AC AD, किसी और चीज का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर AB का स्क्वायर है ऑप्शन में तो आप शुरुआत में ही ऊपर वाले को ओवरऑल से कंपेयर करने में चले जाओ। अगर ऑप्शन में AC का स्क्वायर है तब आप शुरुआत में ही नीचे वाले को ओवरऑल से कंपेयर करने में चले जाओ। और अगर इन केस AD का स्क्वायर है ऑप्शन में तो आप शुरुआत में इन दोनों को कंपेयर करने में चले जाओ। तो आपको तीन बार करना पड़ेगा, डायरेक्टली वही काम करोगे जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे, जिसका स्क्वायर आपको ऑप्शन में दिखाई दे। ठीक है, समझे क्या? ठीक है, सो इसका आंसर तो टिक मार्क कर लो आप। कौन सा था? C। 28 देखो, इन ट्रायंगल ABC, अब ये कैलकुलेटिव आ गया। AB गिवन है, AC गिवन है, BC गिवन है, एंगल B बताओ। सरल सा क्वेश्चन है तो बहुत ही। देखो अब मुझे नहीं पता कि ये एंगल कैसा बनेगा, 120 बनेगा, 60 90 मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तो एक स्केलिन ट्रायंगल बना देता हूं, मुझे क्या पता कैसा एंगल है, कोई बात नहीं। अब एक बार अपन वैल्यूज मार्क करते हैं। तो AB कितना है, AC कितना है और BC कितना है? 6। जब भी आपको तीन साइड गिवन हो सबसे पहले तो आप देख लिया करो कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो वही होता है। और अगर वो नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है। अगर इन केस 90 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो वो फिर ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हो सकता है। ओके ठीक है, आओ तो इन दोनों का स्क्वायर मिला के इसका स्क्वायर होता है कि चेक करो। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6√3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 36, तो कितना होगा? 108। 108 होगा ना, प्लस 36 कितना हुआ? जो कि होगा, दैट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? AC। तो यहाँ पे क्या बनेगा? नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री था, पूछा भी यही है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर सुनो, अगर आपसे A और C पूछ ले तब ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, क्योंकि फिर थीटा लेना पड़ेगा, रेशियो निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री वाला पूछ ले तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं पूछे और मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो, एक्यूट एंगल पूछ ले, ये A बताओ या C बताओ, तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है तो आप चाहे तो तीनों एंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इट वाज एन इजी वन, बस पाइथागोरस एप्लीकेशन चेक करनी थी कि हो रही है कि नहीं हो रही। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF B बराबर E है, F बराबर C है और AB बराबर 3 गुना ऑफ DE है, यानी दो ट्रायंगल्स हैं। तो आपको बताना है कि सिमिलैरिटी है कि कॉन्ग्रुएंसी है कि क्या है। लेट्स से ये तो है ABC और ये नीचे बना देता हूं मैं एक बार के लिए, तो सिमिलर बना देता हूं फिर देखते हैं। सिमिलर मतलब छोटे बड़े बना देता हूं फिर देखते हैं क्या होता है। तो ABC और ये क्या है? DE और बोलो कौन सा किसके बराबर है? एंगल B बराबर एंगल F बराबर, डबल डैश निशान लगा देते हैं यहाँ पे। और AB की वैल्यू 3 टाइम्स D। AB की वैल्यू 3 टाइम्स D। तनख्वाह देता है कि तेरे को? नहीं, उसके ऑर्डर्स तो तू ऐसे मान रहा है जैसे तेरा बॉस है वो। उसको आता है सब कुछ और वो नहीं चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं तू सुन ले।
वो बॉस बनने की कोशिश कर रहा है और तू उसको बनने दे रहा है, और प्लस तू खुद बेवकूफ बने जा रहा है। ए बी इक्वल टू थ्री थ्री टाइम्स डीई, यानी डीई का 3 गुना करूंगा। ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स डीई, तो ए बी बाय डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1। ये रेशियो मिल गया मुझे। अब पहली बात तो अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर, तो पक्की बात है। तो नोटेशन बताओ, बी से ई, सी से डी, तो सिंपल सा लॉजिक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ होगा। ओके, और उसके अंदर सिमेट्री क्या होगी, अब देखो इसके अंदर सिमेट्री होगी ए बी बाय डीई इक्वल टू, बोलो आगे, बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अब इसमें से ए बी बाय डीई का रेशियो मुझे गिवन है क्या, 3/1। तो अगर रेशियो 1/1 के अलावा कुछ भी गिवन है तब तक तो सिमिलर है, लेकिन रेशियो 1/1 है तब वो इक्वल भी हो जाएंगे, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ गए, रेशियो 3/1 गिवन है ना, तो 1/1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1/1 रेशियो है तो ए बी और डी बराबर हो गए, बराबर हो गए तो फिर ट्राइंगल सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। लेकिन जब तक 1/1 के अलावा कुछ भी एनी अदर रेशियो गिवन है तब तक वो ओनली एंड ओनली सिमिलर ही है और कुछ नहीं। तो ऑप्शन चूज करो, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर बट नॉट, सिमिलर तो है कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, the diagonals of a rhombus are this and this, the length of the side of the rhombus, बोलो। पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट इट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल्स में लगती है, सो इट इज द पार्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्राइंगल्स आपका चैप्टर का नाम है। ओके, सो लेट्स से ये है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बोलो रुद्र। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो तो पैरेललोग्राम की भी होती है, स्क्वायर की भी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है, क्या खास बात बताइए, बोलो मयंक। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो ओ पे 90 डिग्री बनेगा, बनेगा। अब आपको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो आधी आधी भी होंगी, तो डायगोनल्स की लंबाई क्या है, 16 और 12, तो 16 का आधा आधा कर दूं 8 8, और इसका भी आधा आधा कर दूं 6 6। तो अब आप जस्ट इस ट्रायंगल को पकड़ लो तो साइड पता चल जाएगी, रोम्बस पता चल जाएगी। किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एओबी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो एओ का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी तो चाहिए आपको, साइड ही तो चाहिए रोम्बस की। तो एओ कितना है 8 का स्क्वायर, बीओ कितना है 6 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए बी का स्क्वायर। तो कितना होगा 64 प्लस 36, सही है क्या, 64 100 हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √100। क्या हुआ, ये 100 नहीं हुआ क्या, हो गया हो गया हो गया हो गया ना, हाँ ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद लगा कर सकते हो आप। क्या करना है आपको, डायगोनल्स का आधा करना है और पाइथागोरस लगा देनी, फिगर विगर बनाने का टाइम बच जाएगा आपका। डायगोनल्स का आधा करना है, पर इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट, ओनली इन केस ऑफ विच फिगर, रोम्बस एंड स्क्वायर, स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस है ना। रोम्बस एंड स्क्वायर में हम डायरेक्ट करेंगे उसका आधा आधा करके, और फिर पाइथागोरस लगा देंगे तो साइड पता चल जाएगी। आ जाओ, डी एन ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली, एंड बी सी बराबर 5 है, तो लेंथ ऑफ डी पता करनी। तो एक ही ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट्स गिवन है, तो दिस इज द ट्राइंगल गिवन ए बी सी, डी और ई इसके हैं मिड पॉइंट्स, तो ये तो है इसका मिड पॉइंट।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने 31 किया 32 देखो ट्राइंगल एबीसी डीईएफ सिमिलर है AB 4 है DE 6 है EF 9 है FD बी है पेरीमीटर पता करना है ठीक है तो दो ट्राइंगल बना दो क्विकली दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर जैसी शक्ल वाला बना दो दो ठीक है सो ABCDEF ये दोनों हैं साहब सिमिलर आगे बढ़ते हैं सो AB कितना है 4 DE कितना है 6 EF कितना है 9 और क्या गिवन है FD कितना है 12 तो इसके तीनों पता चल गए DE EF इसकी तीनों साइड्स पता है उसकी एक ही साइड पता है कोई बात नहीं लेकिन दोनों सिमिलर तो हैं ठीक है तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो रेशियो बराबर होगा तो रेशियो बराबर होगा तो 4 और 6 का रेशियो जो होगा 4/6 का जो रेशियो होगा वो AC/12 से मैच करेगा AC/12 से मैच करेगा और वही रेशियो BC/9 से भी मैच करेगा ठीक है तो काट दो इसको ये क्या रेशियो बनेगा 2 से 3 तो इन दोनों को कंपेयर करो तो AC की वैल्यू हो जाती है 12 2 जा 24/3 यानी कि 8 और इसको इससे कंपेयर करो तो BC की वैल्यू हो जाती है 9 2 जा 18/3 यानी कि 6 सेंटीमीटर तो AC तो आ गया मेरा कितना 8 और ये कितना आ गया BC कितना आ गया 6 इन दोनों को ऐड करो क्योंकि पेरीमीटर पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC तो 4 और 6 10 और 8 18 सेंटीमीटर ठीक है और एक और चीज सुनो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो से भी मैच करता है उनके साइड्स का रेशियो उनके तो आप पहले 12 और 6 18 18 और 9 27 तो ये जो रेशियो है 4/6 यानी 2/3 ये पेरीमीटर के रेशियो से भी मैच करेगा तो इसका पेरीमीटर तो लेट से पता करना है और इसका पेरीमीटर कितना है 18 और 9 27 तो इस रेशियो से भी इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा 27 2 जा 54/3 यानी कि 18 ये आंसर तो पेरीमीटर के रेशियो से मैच करेगा तो चाहो तो पहले पेरीमीटर उसका निकाल लो और पेरीमीटर के रेशियो से 2/3 को कंपेयर कर लो ठीक है मीडियन निकालने जाओगे मीडियन की लेंथ कैसे निकलेगी बताना जरा मीडियन की लेंथ ही निकल सकती है ना हाउ वुड यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मीडियन हाँ होता तो है मीडियन का रोल ही नहीं है ना अभी पेरीमीटर का रोल है तो यार ऐसे तो बहुत सारी चीज होती है एंगल बाइसेक्टर भी होता है मीडियन भी होता है और दूसरी चीज हाइट भी होती है अल्टीट्यूड भी होता है एरिया भी होता है एरिया स्क्वायर हो जाता है उनमें बहुत सारी चीज होती है लेकिन अभी पेरीमीटर का क्वेश्चन कर रहा है तो पेरीमीटर के रेशियो से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ठीक है हाँ देखो ये 4 में 12 का 3 गुना है 4 जो है 12 का 3 गुना है हाँ लेकिन आपको नोटेशन क्या किया क्वेश्चन में ये तो पढ़ो ABC सिमिलर टू DE है तो आप AB को DE से ही कर सकते हो BC को EF से कर सकते ठीक है नोटेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा ओके नंबर की साइड से 32 के बाद 33 अब इसमें चेंजेस थे क्या किसी क्वेश्चन में 35 में थे इसमें नहीं है ना इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB by DE equal to BC by FE then the two triangles are similar अच्छा सिमिलैरिटी कब स्टैब्लिश होगी वो चेक करना है तो AB by DE प्रोपोर्शनल है फिर BC by FD ओके तो FD दे रखा है यहाँ पे यानी कि FE नहीं है जो हम सोच रहे थे ठीक है तो एक बार मैं लिख देता हूँ देखो AB by DE equal to BC by F तो देखो अगर मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल को लिखा ABC तो मुझे नीचे एक ट्रायंगल का नाम अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल का नाम सिमेट्री के हिसाब से एक ट्रायंगल का नाम मैंने अपनी मर्जी से लिखा तो देखो जो कॉमन लेटर था वो आपने सेंटर में लिखा तो इसका भी कॉमन लेटर कौन है D तो D को सेंटर में रखना पड़ेगा ओके वैसे सोचोगे AB के साथ DE मैच हो जाए तो फिर E रखो ताकि AB के साथ DE मैच हो जाए ठीक है तो EDF इस ट्रायंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा आपको EDF अब ये दोनों सिमिलर कब होंगे जब इन दोनों का बीच का एंगल भी बराबर हो तो चेक करो AB और BC के बीच का एंगल और DE और FD के बीच तो एंगल B बराबर एंगल D इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3
क्योंकि बीच का एंगल बराबर होना जरूरी है। ऑप्शन बी 34 देखना, 35 तक करते हैं बस, बाकी फिर इवनिंग में करेंगे। O इज ए पॉइंट ऑन साइड PQ ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट PO बराबर OQ बराबर RO। ठीक है, तो फिर इनमें से कौन सी सिमेट्री मैच होगी वो आपको सोचना है। तो ट्रायंगल PQR है मेरे पास, उसके अंदर O एक ऐसा पॉइंट है PQ के ऊपर ताकि ये तीनों बराबर हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, तीनों हो जाए। ये तीनों बराबर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे, और कौन से ट्रायंगल में होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे हमेशा। ये तीनों बराबर कब होंगे, मैंने इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, पहले बता दिए। लेट्स से ये है PQR, O इज ए पॉइंट ऑन द साइड PQ, तो PQR, O इज ए पॉइंट ऑन द साइड PQ सच दैट PO बराबर QO, ये दोनों बराबर, तो ये O सेंटर में लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट में लेना पड़ेगा, और RO के भी बराबर, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर, ये ठीक है, PO बराबर QO बराबर RO। ठीक है, ये तीनों जब भी बराबर होंगे तो तभी होंगे जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि आप सोचो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब ये रेडियस मान के एक सर्कल बनाया जा सकता है ना। और कोई पोजीशन है क्या भाई, डायमीटर से जब मैं एंगल बनाता हूं तो 90 डिग्री बनता है नहीं बनता है, डायमीटर से जब मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाता हूं तो 90 डिग्री बनता है नहीं बनता है। सर आपको कैसे पता चला है डायमीटर है, अरे ये तीन बराबर आ रहे हैं ना रेडियस, दैट मींस 100% इट इज द डायामीटर। तो यानी कि ये 90 डिग्री के केस में ही हो सकता है कि ये तीनों बराबर हो, ये और ये तब पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री हो, लेकिन वहां पे 90 डिग्री ऐसा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, 90 डिग्री वहां नहीं है, यहाँ है। चलो अब आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी सिमेट्री मैच करेगी। अब इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाओ, RS का स्क्वायर, RS तो है नहीं कहीं, S तो है ही नहीं, तो इसको तो रूल आउट करो। PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू, ये सेकंड सिमेट्री मैच हो गई ना राइट एंगल ट्रायंगल की। फिर भी एक बार दूसरा तीसरा चौथा भी पढ़ लो, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर इक्वल टू QO का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। ये तब होता जब यहाँ 90 डिग्री होता, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। और चौथा ऑप्शन PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर इक्वल टू PR, ये तब होता जब यहाँ 90 डिग्री है। तो O के इर्द गिर्द 90 डिग्री बनने की गारंटी नहीं है ना बेटा, तो इसलिए ये ऑप्शन सी और डी गलत है, और ए में तो ऑप्शन ही मैच नहीं करा। PR, हाँ P, क्या कह रहे हो, चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखें। और क्वेश्चन नंबर 35 में एक बार चेंजेस बता दो क्या क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन में चेंजेस थे, बताना क्या, ABC सिमिलर टू क्या, ADE था, इसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, D इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके एक साइड के पैरेलल मैंने एक DE बना दी, ABC, सो BC के पैरेलल क्या बना दी मैंने, एक साइड के DE बना दी। चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच बात कौन सी होगी ये सोचना है। पहला है कि ABC सिमिलर होगा ADC से, ADE से, तो ADE अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, और एंगल है कॉमन है, तो A से देख लो या AA से देख लो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हर हाल में होंगे। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन खींचोगे जो दूसरी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे छू रही है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल तो बनने तय हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो ऑप्शन नंबर 1 हर हाल में सही होगा। ठीक है, पर ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 हर हाल में सही होगा। AD बाय BD, AD बाय BD, PPT लगवा रहा है इक्वल टू AE बाय EC भी होगा BPT से, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हर हाल में सही होगा। DE जो होगा BC का हाफ होगा, ये हर हाल में सही नहीं होगा, ये तभी सही होगा जब D और E मिड पॉइंट्स हो, क्योंकि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाते हैं तभी जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ पैरेलल तो बन रही है, पर हाफ बनने के चांसेस कब होते हैं, जब ये दोनों इसके मिड। तो ये DE बराबर BC बाय 2 एक स्पेशल केस दिया हुआ है, हर हाल ऑलवेज ट्रू नहीं।
तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये जो है फर्स्ट और सेकंड सही और थर्ड गलत हो, ओनली वन नहीं होगा, ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। ठीक है, चलो रख दो, वापस रख दो, और बाकी के सेक्शन डी और ये आज इवनिंग में देखते हो, नहीं अगला टाइम नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।